चलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शैल वी स्टार्ट? यस। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का। कल हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया था और आधा पार्ट जो था वो मैंने आपको ट्राई करने के लिए बोला था। आई होप यू हैव ट्राइड। नहीं भी किया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे वापस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ता हूँ और कल क्या क्या किया था वो 2 मिनट में डिस्कस करते हैं। In 2021, Messrs. W Limited issued 12% fully paid debentures of ₹100 each. तो दोस्तों ये कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, ऐसी जानकारी आपको दी है। इंटरेस्ट बीइंग पेएबल हाफ ईयरली 30th September and 31st March every accounting year. On 1st December 22, Messrs. B&B purchased 10,000 of these debentures at ₹101 ex interest price. On 1st December 22, Messrs. B&B purchased 10,000 debentures at 101 ex interest price, also paying brokerage at 1% of ex interest amount of purchase. तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। पहला जो पैराग्राफ है दैट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट, कि आप कौन सी इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो। पहले पैराग्राफ में बताया है कि आपने 12% डिबेंचर्स डब्ल्यू लिमिटेड के खरीदे हैं और कंपनी के द्वारा इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स कौन से दिए हैं, 30th September एंड 31st March। नाउ ऑन 1st December आप जिसके लिए अकाउंटिंग करने वाले हो उसके बिहाफ पे आपको इंफॉर्मेशन दी है कि 1st December को हमने 10,000 डिबेंचर्स खरीदे हैं 101 रुपीज एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे एंड ब्रोकरेज उसके ऊपर 1% हुआ है, राइट। On 1st March 23, the firm sold all these debentures at 106 x interest price. I think हमने सिर्फ परचेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया था, yes or no? Yes. उसके लिए हमने ये वर्किंग नोट बनाया था, राइट। हाउ मेनी यूनिट्स आर परचेस्ड? 10,000, करेक्ट है। तो 10,000 यूनिट्स खरीदे हैं। टर्म डिसाइडेड है बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर कौन है? B&B कंपनी। सेलर कौन है? पता नहीं। जिस किसी ने भी ये डिबेंचर्स हमें बेचे हैं, हम B&B कंपनी है, बराबर है ना। तो जिस किसी ने भी ये डिबेंचर्स हमें बेचे हैं उसने हमें क्लियर कट बताया है कि सेलिंग टर्म क्या है, 101 रुपीज एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो हमने डिस्कस किया है कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस मतलब क्या, पिछले वाले लेक्चर्स में हमने देखा है। तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस मीन्स इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, इंटरेस्ट आपको अलग से देना पड़ेगा। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। 101 में इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं है, इंटरेस्ट आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो दोस्तों 10,000 यूनिट्स इंटू 101, तो हमें टोटल अमाउंट डिबेंचर्स के लिए पे करना है 10,10,000। क्लियर है? सिर्फ डिबेंचर्स का कितना अमाउंट पे करना है? 10,10,000। ये उस व्यक्ति को पे करना है जिसके पास से हमने खरीदा है। लेकिन अब इंटरेस्ट एडिशनल देना है तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये डिबेंचर्स के ऊपर हमने एक्चुअली डिबेंचर्स परचेस कब किए हैं? 1st December 22 को। हमेशा मैंने आपको बताया है कि जिस दिन आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हो उस दिन के पहले इंटरेस्ट कब पे किया है वो पहले देखा करो। तो 1 दिसंबर के पहले इंटरेस्ट कब पे हुआ होगा? कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स है 30th September एंड 31st March। तो 1 दिसंबर के पहले 30th September 22 वाला डेट आता है, राइट। तो 30th September 22 तक इस डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी ने इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर दिया है, यानी 1 अक्टूबर से इंटरेस्ट ड्यू है। 1 अक्टूबर से 1 दिसंबर 22, आई रिपीट 1 अक्टूबर से 1 दिसंबर 22, इस पीरियड का इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए? जिसके नाम पे ये डिबेंचर्स हुआ करते थे, यानी हमें जो बेच रहा है ना इंसान, उसको ये इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बट ये इंटरेस्ट अभी पे कब होगा? ये कितने महीनों का है? 2 महीनों का, बराबर है ना। अक्टूबर एंड नवंबर, ये 2 महीनों का इंटरेस्ट पे किसको होगा? अभी हमें पे होगा। अगर हम ये 31 मार्च को डिबेंचर्स हमारे पास रखते हैं तो फॉर दिस यू शुड नो द रूल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी डिबेंचर्स होल्डर जो होता है ना इंटरेस्ट पेमेंट डेट पे, उसी को इंटरेस्ट पे करती है। इज इट राइट? तो 31 मार्च को अगला इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी। किसको? उसी व्यक्ति को जो डिबेंचर्स 31 मार्च के दिन होल्ड कर रहा है। यानी जाहिर सी बात है, हमें जिस व्यक्ति ने ये डिबेंचर्स बेचे हैं उसको ये इंटरेस्ट 2 महीने का
नहीं मिलेगा, तो वो एडिशनल आपसे डिमांड कर चुका है। कैसे पता चला? यहाँ पे उसने बताया है कि 101 सिर्फ डिबेंचर का है, इंटरेस्ट आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। तो 2 महीने का इंटरेस्ट कितना आता है? 20,000 रुपए। कल हमने ये डिस्कस किया था। तो 10,10,000 रुपए वो सिक्योरिटी के देने हैं और 20,000 रुपए इंटरेस्ट के देने हैं, प्लस ब्रोकरेज 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस। क्वेश्चन में क्लियर कट बताया है ब्रोकरेज कितना है? 1% ऑन एक्स इंटरेस्ट प्राइस। हमने यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकाला है, देखो 10,10,000, उसका 1% कितना आता है? 10,100। ये ब्रोकरेज ब्रोकर को पे करना है, यानी अभी खर्च टोटल कितने का पेमेंट होगा? 10,40,100। यानी जैसे ही डिबेंचर खरीदोगे यू हैव टू पे 10,40,100। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू पे दिस, सॉरी हाउ विल यू रिकॉर्ड दिस? तो ऑब्वियस सी बात है, इतने का पेमेंट करूंगा मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ये इंटरेस्ट नहीं जाना चाहिए। इंटरेस्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो अभी आप फिलहाल 2 महीने का इंटरेस्ट आप सामने वाले व्यक्ति को दे रहे हो, क्यों? क्योंकि बाद में पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। सभी को ये समझ में आ चुका है ना? फाइन। तो दोस्तों 6 महीने का इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है, इसलिए मैं एडवांस में 2 महीने का इंटरेस्ट जो उसी को मिलना चाहिए था वो मैं उसको दे रहा हूं। तो इंटरेस्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 10,40,100 में से 20,000 बस इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करने हैं। ब्रोकरेज का क्या सीन है? एज पर AS 13 कॉस्ट इंक्लूड्स इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑल्सो। इन्वेस्टमेंट में ही इंक्लूड करना है। इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए अगर आप कोई एक्विजिशन रिलेटेड खर्चे कर रहे हो तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ओनली। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही ये ब्रोकरेज जाएगा। ब्रोकरेज एक्सपेंस करके आपको सेपरेटली इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो एंट्री क्या बनेगी? 10,40,100 में से सिर्फ 20,000 को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाना है और बचे हुए को इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना है। तो डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा 10,20,100, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 20,000, टू बैंक 10,40,100। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? फाइन। इसका हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा 10,20,100 से, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से, टू बैंक टोटल क्रेडिट होगा 10,40,100। अभी आपको बैंक अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, इसलिए बैंक का इफेक्ट हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? फाइन। साइड बाय साइड बैंक अकाउंट बन रहा है, यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ? ऑन 1 मार्च 23 द फर्म सोल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑल ऑफ दीज डिबेंचर्स, सब के सब डिबेंचर बेचे। मतलब इस दिन के बाद मेरे पास कितने डिबेंचर बचे? 0। यानी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन तक ये क्वेश्चन जा ही नहीं रहा है। तो आप लोगों को इनफैक्ट रिलैक्स होना है। अभी ये सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, बात खत्म। अपने पास एक ही डिबेंचर का लॉट था जो हमने बेच दिया, पूरे के पूरे 10,000 डिबेंचर्स आपने बेच दिए। कितने रुपए में बेचे हैं? 106x इंटरेस्ट प्राइस। तो दोस्तों ये डिबेंचर्स आपने खरीदे कब थे? सर ये डिबेंचर्स हमने खरीदे थे, आप लिखना मत, डिबेंचर्स हमने खरीदे थे 1 दिसंबर 22 को, और ये डिबेंचर्स मैं बेच रहा हूं 1 मार्च 2022 को, 23 को, सॉरी। लास्ट इंटरेस्ट आपको कब मिला था? 30 सितंबर 22 को। लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने इन डिबेंचर्स के ऊपर कब पे किया था? 30 सितंबर 22 को। किसको पे किया था? प्रीवियस ओनर को। 30 सितंबर 22 से 1 दिसंबर तक ये डिबेंचर्स किसके नाम पे थे? प्रीवियस ओनर के नाम पे थे। तो इन 2 महीनों का इंटरेस्ट प्रीवियस ओनर को मिलना चाहिए था। हमने 1 दिसंबर से पैसे इस डिबेंचर में इन्वेस्ट किए हैं, तो हमें इंटरेस्ट कहां से आगे मिलना चाहिए? 1 दिसंबर 22 से आगे, जब तक मैं इसको होल्ड कर रहा हूं तब तक का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। डू यू ऑल एग्री विद दिस? तो 1 दिसंबर 22 से 1 मार्च 23 यानी दिसंबर का पूरा इंटरेस्ट, जनवरी, फरवरी, बस दैट्स इट, यानी 3 महीने का, बराबर बोल रहा हूं मैं, 3 महीने का इंटरेस्ट तो मुझे मिलना चाहिए। बट दोस्तों जब हमने 1 दिसंबर को ये डिबेंचर्स खरीदे थे
तब हमने ये 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 20,000 रुपए, यहां पे देखो 20,000 रुपए का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमने ऑलरेडी प्रीवियस ओनर को दे रखा है। क्यों दिया था हमने वो? क्योंकि हमें लग रहा था कि हम ये 31 मार्च को हमारे पास रखेंगे डिबेंचर्स, तो 31 मार्च को मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलने वाला है। इस एंटिसिपेशन में मैंने 2 महीने का इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर रखा है, जो अभी मुझे ही मिलना चाहिए। बोलो हाँ या ना? क्योंकि मैं अभी इन्वेस्टमेंट 1 मार्च को बेच रहा हूं। अभी जो नेक्स्ट ओनर होगा वो 31 मार्च को डिबेंचर्स होल्ड करेगा। तो सितंबर से मार्च ये पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट किसको मिलेगा? नेक्स्ट ओनर को मिलेगा। तो नेक्स्ट ओनर को 6 मंथ का पैसा मिलेगा, जिसमें से 3 महीने का तो मेरा हक से है, क्योंकि मैंने 1 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट किया, 1 मार्च को बेचा, तो 3 महीने का इंटरेस्ट तो मुझे ही मिलना चाहिए। 2 महीने का इंटरेस्ट भी मुझे ही मिलना चाहिए बीएनबी को। क्यों? क्योंकि परचेस करते समय वो मैंने चुकता किया है, तब जाके वो मुझे मिल रहा है। यानी टोटल 5 महीने का इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 5 महीने का इंटरेस्ट मेरे को मिलना चाहिए, क्योंकि 2 महीने का मैंने ऑलरेडी पे किया और 3 महीने का मुझे मिलना चाहिए ही था। इज इट राइट और नॉट? लेकिन ये पूरा का पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट किसको मिलेगा? नेक्स्ट ओनर को। अभी मैं बेचते समय ही उसको बता चुका हूं कि इन्वेस्टमेंट के मैं कितने रुपए लूंगा? 106। एक्स इंटरेस्ट प्राइस मतलब क्या? सिर्फ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। मैं इन्वेस्टमेंट के 106 रुपीज लूंगा। सर इसका मतलब है इंटरेस्ट के आप एडिशनल लोगे, करेक्ट है कि नहीं? तो हमने वर्किंग नोट बनाना था, राइट? डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। शैल वी स्टार्ट विथ इट? जिन लोगों ने कंप्लीट किया है वो बस चेक करेंगे, जिन लोगों ने लिखा ही नहीं है वो मेरे साथ लिखेंगे। पर्टिकुलर्स राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। पहला क्वेश्चन है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। ओके, धीरे धीरे ये आदत हो जाएगी और बाद में आप लोग खुद आंसर निकालना शुरू करोगे। ओके, जितनी बार आप कंसेप्ट्स को रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। नहीं तो आपको लगेगा कि सर बार बार एक ही चीज क्यों बता रहे हो, क्यों पका रहे हो। बात पकाने की नहीं है, एक आध चीज हम अगेन एंड अगेन रिवाइज करते हैं तो दिमाग में फिट हो जाती है। चलो, पॉइंट नंबर ए, क्या लिखना है? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। देखो, वर्किंग नोट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। वर्किंग नोट आप शॉर्ट में भी बना सकते हो अगर आपको वो वाला फॉर्मेट पसंद है तो। बस समझ में आने के लिए मैं सारे डिटेल्स आपको लिखवाता हूं इनिशियली, बाद में हम डायरेक्ट वर्किंग नोट भी बना सकते हैं। मैं टोटल एक्स इंटरेस्ट प्राइस यहां पे निकाल सकता हूं कैसे? टोटल एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऐसे भी लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली, यहां पे कैलकुलेशन दिखा सकता हूं 10,000 यूनिट्स इंटू 106। आर यू ऑल गेटिंग इट? ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट के लिए आपको फ्री हैंड दिया गया है, वर्किंग नोट का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। हाँ, मेन आंसर आपको आईसीए की तरह मैच करने का प्रयास करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, उसमें भी कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं हो सकता है, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आईसीएआई के सॉल्यूशंस को मैच करने का पूरा प्रयास करो, आपको अच्छे नंबर्स आएंगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। कभी कभार होता है ना, कुछ सीए के बच्चे बोलते हैं कि मैंने पेपर तो लिखा था लेकिन मार्क्स नहीं मिले, तो मे बी यही रीजन होता है कि उनका आईसीए के प्रेजेंटेशन के साथ आंसर मैच नहीं होता है और उसमें एग्जामिनर की तरफ से चेक करते समय कुछ गड़बड़ हो सकती है। अभी मान लो मैंने एक अकाउंट आपको दिया है प्रिंट आउट फॉर्म में कि हाँ ये आंसर होना चाहिए, और दूसरे स्टूडेंट ने कोई अलग प्रेजेंटेशन से ही आंसर निकाला है। दो द आंसर इज करेक्ट, एग्जामिनर के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। वही मान लो अगर सेम टू सेम दिखता है तो एग्जामिनर बोलेगा क्या होशियार बच्चा है, सेम टू सेम आंसर निकाला, वो आपको बिंदास मार्क देगा। उसके मन में डाउट नहीं क्रिएट करना है आपको। पेपर चेक करते समय जो चेकर होता है उसके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ओके फाइन, तो चलो ऐसे लिखते हैं। टोटल एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना आता है देखो, 10,000 इंटू 106, 10,60,000 रुपीज, करेक्ट है क्या दोस्तों? तो 10,60,000 हम डिबेंचर्स के सेल के पैसे ले रहे हैं। आर यू ऑल गेटिंग इट? डिबेंचर्स बेच के हमें 10,60,000 रुपए मिलने ही चाहिए सामने वाले व्यक्ति से, प्लस हम उसको इंटरेस्ट भी एडिशनल बताएंगे, प्लस इंटरेस्ट accrued from 1/10/22 to 1st March 23, या फिर आप लिख सकते हो 28
फरवरी 23। ये इन्वेस्टमेंट बेचे कब है हमने? 1 मार्च 23 को। क्या आप सब लोग मेरे साथ सहमत हो? यहीं पे कैलकुलेशन दिखाऊंगा मैं इंटरेस्ट का। अब कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 10,60,000 पे ही ब्याज निकालेंगे। गलत है। एनीवन हु हैज डन दिस? कोई तो होगा नहीं ना। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो हमेशा नंबर ऑफ यूनिट्स लेने हैं, उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और हमेशा यहाँ पे मेंशन करना है फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%, इंटू इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 5 मंथ्स। 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें क्यों मिलेगा, इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। 2 महीने का हमने ऑलरेडी पे कर रखा है, और 3 महीने का हमें हक से मिलना चाहिए। इज इट राइट? हाँ, तो कितना आता है? 50,000 रुपीज। इज दिस राइट? यस, 50,000 रुपीज। पॉइंट नंबर सी। दोस्तों ये हुआ इंटरेस्ट जो एडिशनल मिलेगा, बराबर है क्या? टोटल अमाउंट रिसीवेबल बराबर है कितना होता है ये? 11,10,000। इतना पैसा सामने वाले व्यक्ति से हमें मिलना चाहिए, बट इसमें से ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकरेज काटेगा। ब्रोकरेज लेस करना जरूरी है। कुछ कुछ बच्चों ने ऐड किया होगा, नहीं किया ऐड? वेरी वेरी गुड। लेस करना इंपॉर्टेंट है। सेल के केस में ब्रोकरेज हमें पे करना पड़ रहा है। 11,10,000 हमारे पास आएंगे, लेकिन ब्रोकरेज कट होके आएंगे। तो ब्रोकरेज कितना है? एट द रेट ऑफ 1%, ऐसा भी लिख सकते हो। देखो, एट द रेट ऑफ 1% ऑन ए क्या है? टोटल एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो दोस्तों ब्रोकरेज आता है 10,60,000 का 1%, 10,600 पैसे माइनस होंगे। और पॉइंट नंबर ई, नेट सेल प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स रिसीव्ड, सेल मत बोलना, नेट प्रोसीड्स रिसीव्ड। $10,99,400, यानी आपके बैंक अकाउंट में 10,99,400 रुपीज आ चुके हैं। अब जर्नल एंट्री फॉर माय अंडरस्टैंडिंग लिखवा रहा हूं। एग्जाम में ये जर्नल एंट्री वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में आए कितने पैसे? बैंक अकाउंट डेबिट होगा 10,99,400 से। इसमें इन्वेस्टमेंट को बेच के कितने आए हैं? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट को बेच के आए हैं 10,60,000, बराबर है क्या? बट उसमें से कटेगा कौन सा अमाउंट? ब्रोकरेज का। अगर आप ब्रोकरेज पे करने पे इन्वेस्टमेंट में ऐड करते हो, तो ब्रोकरेज सेल के केस में इन्वेस्टमेंट से लेस करना है। तो 10,60,000 माइनस 10,600, तो 10,49,400 आपका क्या हो गया? सेल प्रोसीड हो गया, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट हो गया। एंड जो बचा हुआ अमाउंट है वो कौन से अकाउंट को क्रेडिट होगा? इंटरेस्ट, जो 5 महीने का आपने लिया है। हाउ मच इट इज? 50,000 रुपीज। तो 5 महीने का इंटरेस्ट आपको 50,000 मिल चुका है। करेक्ट है क्या दोस्तों? यस। तो इस एंट्री का इफेक्ट देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तारीख होगी 1 मार्च 23। इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में कितना आएगा अमाउंट? 50,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है, कितने रुपए से? 10,49,400 से। क्या सभी बच्चे इसको समझ रहे हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने बेचे आपने? 10,000। एंड यहां पे लिखूंगा मैं बाय बैंक। ये 2 अकाउंट क्रेडिट हुए हैं। डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ है? बैंक अकाउंट। क्या सभी बच्चे इसको समझ पा रहे हो? फाइन। नाउ याद रखना, ये एक मंत्र है, व्हेनेवर देयर इज सेल देयर विल बी आइदर प्रॉफिट, नहीं तो लॉस। सेल का ट्रांजैक्शन आते ही अगली चीज आपको सोचनी है वो कि इस सेल पे मुझे नफा हुआ या नुकसान। कैन एनीवन टेल मी वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट। अभी आपका क्या है? एकदम आसान सा क्वेश्चन है।
पहले 10,000 यूनिट खरीदे हैं और 10,000 यूनिट ही बेचे हैं, इसका मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 10,49,400 सेल के आए हैं एज अगेंस्ट 10,20,100 जो परचेस का कॉस्ट था। तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर को मैं प्रॉफिट बोल सकता हूं। बट अगर कुछ बैलेंस हमारे पास इन्वेस्टमेंट का होता, मान लो 10,000 में से सिर्फ 2,000 यूनिट आपने बेचे होते, तो आपको प्रॉफिट लॉस निकालने का वर्किंग नोट अलग से बनाना पड़ता। आर यू ऑल गेटिंग इट? हाँ, तो अभी आपको अलग से वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर आप या फिर इसी क्वेश्चन में मान लो 10,000 में से 2,000 यूनिट बेचते तो बचते कितने पास अपने पास 8,000 यूनिट बच जाते। तो वो 8,000 यूनिट का वैल्यूएशन करना पड़ता, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना पड़ता 31 मार्च के दिन। क्लियर है क्या बच्चों? तो क्वेश्चन इसके आगे भी बढ़ने वाला है, बट फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया है। मैं चाहता तो बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकता था, बट मैं यहाँ पे जानबूझ के कैलकुलेशन करूंगा। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो दोस्तों जब मैं बेचूंगा तब मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान, दैट आई एम कैलकुलेटिंग नाउ। पर्टिकुलर्स राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। पॉइंट नंबर ए, सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर यहां पे एक्स इंटरेस्ट प्राइस लेना है या ब्रोकरेज छोड़ के जो नेट पैसा हाथ में आया है वो लेना है? जो नेट पैसा आया है ना आपके हाथ में, जो आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया है, वो अमाउंट आपको यहाँ पे सेल वैल्यू लेना है। देखो ना, मैंने वैसे इन्वेस्टमेंट बेचे कितने में है? 10,60,000 में। ये 50,000 भी मैंने सामने वाले व्यक्ति के पास से मांगे हैं, बट ये कौन सी अमाउंट है? इंटरेस्ट की अमाउंट, जो उसको फ्यूचर में मिलेगी 31 मार्च को, जो आज मैं उसके पास से वसूल कर रहा हूं। तो इंटरेस्ट तो रेवेन्यू रिसीट है, P&L को ही जाएगा। ऑलरेडी हमने इंटरेस्ट अकाउंट में 50,000 दिखाया है कि नहीं? तो इंटरेस्ट का बैलेंस P&L को ही जाने वाला है। अब बात कर रहा हूं मैं 10,60,000 वर्सेस 10,49,000, सॉरी 10 लाख बराबर ना, 10,49,400 की बात कर रहा हूं। अभी 10,60,000 इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बट वो बेचने के लिए आपको ब्रोकरेज भी तो देना पड़ा ना। तो नेट सेल प्रोसीड कितने हैं आपके? 10,49,400। ऑलवेज रिमेंबर, यहां पे कंपलसरी नेट सेल प्रोसीड लेना है। ओके, यहां पे चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हो, नेट सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेट का अर्थ क्या है? ब्रोकरेज माइनस करके। ब्रोकरेज भी तो एक खर्चा ही है ना, तो वो छोड़ के ही मैंने यहां पे प्रॉफिट निकालना है। क्लियर है क्या? तो 10,49,400। पॉइंट नंबर बी, लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बच्चों बताओ कितने यूनिट बेचे हमने? 10,000। वही 10,000 यूनिट हमने कितने में खरीदे थे? वैसे तो उसको हमने 10,10,000 में खरीदा था, लेकिन उसके ऊपर हमने ब्रोकरेज भी पे किया था 10,100 रुपए। तो हमारा कॉस्ट कितना हुआ था? 10,20,100। दोस्तों यहां पे ध्यान दो, आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ये दोनों नंबर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। ओके, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्यूचर में आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कौन सा? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल का। इसमें हम दो चीजें कंपेयर करते हैं। कौन सी दो चीजें कंपेयर करते हैं? नेट सेल प्रोसीड्स विथ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। आर यू गेटिंग इट? सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। सिंपल। तो कितने में खरीदा था हमने? 10,20,100। तो दोस्तों यहां पे आता है प्रॉफिट ऑन सेल 29,300। तो ये प्रॉफिट है, मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। और ये प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ है? कौन से अकाउंट के ऊपर हुआ है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट के ऊपर हुआ है। तो जाहिर सी बात है डेबिट कौन सा होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो बैलेंसिंग फिगर के बदले में पहले एंट्री पास कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तारीख होगी 1 मार्च 23। वाई आई हैव डेबिटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट? सभी बच्चों को समझ में आया? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा लिखा तो भी चलेगा, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो टू प्रॉफिट ऑन सेल।
ब्रैकेट में लिख सकते हो ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। इट्स नॉट अ बिग डील, एनी हाउ आपको पी एंड एल बनाने के लिए बोला नहीं है, फिर भी मैं आपको बता चुका था एक बार कि प्रॉफिट ऑन सेल लिखना बेहतर हो जाएगा। इज इट राइट? हाँ, कितने यूनिट वगैरह कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कॉलम में कितना 20,000, ओके 29,300। अब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, पहले कौन सा कॉलम क्लोज करना है? क्वांटिटी का। जब तक क्वांटिटी का हिसाब किताब नहीं लगता है तब तक आगे नहीं बढ़ना है। गलती से मान लो आपने यहाँ पे 10,000 की क्वांटिटी लिख दी तो बच गया बैंड। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, क्वांटिटी मोस्टली कौन से कॉलम में आएगी, कौन से एंट्री के सामने आएगी? परचेस एंड सेल के एंट्री के सामने ही आएगी, बराबर है ना। ये पी एंड एल को जो भेजा है वो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है, वो पी एंड एल को गया, ऑलरेडी उसकी क्वांटिटी मैं सेल में लिख चुका हूं। फाइन, उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे इन्वेस्टमेंट कॉलम। अब देखो जरा इन्वेस्टमेंट कॉलम टैली हो रहा है क्या? यस, 10,49,400। फिर हम लोग इंटरेस्ट कॉलम क्लोज कर देंगे। 50,000 टोटल आता है क्रेडिट साइड का, 50 में से गया 20,000, तो बैलेंसिंग फिगर आता है 30,000, जो जाएगा कहाँ पे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज इनकम। एंट्री कैसे पढ़ोगे? तारीख होगी 31 मार्च 23। एंट्री पढ़ोगे कैसे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल के क्रेडिट में जाके बाय इंटरेस्ट लिख देंगे, बात खत्म। क्या आपका इंटरेस्ट बराबर आया? क्या आपको कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था? 3 महीने का मिला ना, 3 महीने का, बट ऐसा नहीं हुआ। 30,000 नहीं मिला आपको, आपको मिला 50, उसमें से आपने ऑलरेडी दिया था 20, तो आपका 30 बच गया। अब ऐसे ही जो नेक्स्ट ओनर है ना उसको मिलेगा 6 महीने का, और उसमें से वो ऑलरेडी दे चुका है 5 महीने का, तो उसके खाते में 10,000 जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज हाउ अकाउंटिंग विल बी कैरिड फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है? चलो, इज दिस सिंपल? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। आज क्वेश्चन सॉल्व करना है बस। सब लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड, अ स्टॉक ब्रोकर, relating to his holding in 9% central government bond. Just a second. अरे माइक कहाँ पे गया? माइक कहीं पे है क्या? किसी के पास है माइक? अच्छा रखिए रखिए, आपके पास पढ़िए। कैन यू रीड? मतलब आप पढ़ पाओगे ऑब्वियसली। डू यू वांट टू रीड? नहीं, दे दीजिए उनको। ओके, धीरे धीरे पढ़ना है, आराम से। ओके, आप पढ़ोगे जब मैं डिस्कस भी करूंगा उसके साथ साथ। चलो। The following information is presented by Mr. Z, a stock broker, relating to his holding in 9% central government bonds. ओके, तो सब लोगों को क्या समझ में आया? यहाँ पे मिस्टर जेड का ये होल्डिंग है, मतलब मिस्टर जेड ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है? 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स नाम की एक इन्वेस्टमेंट है, मतलब मिस्टर जेड की इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। ओके, तो उसकी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। चलो कंटिन्यू। Opening balance, nominal value rupees 1,20,000, cost rupees 1,18,000, nominal value of each unit of is rupees 100. ओके, तो दोस्तों ओपनिंग बैलेंस नॉमिनल वैल्यू का, नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू का ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000 एंड उन्हीं यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है? 1,18,000। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 यूनिट is 100 rupees. Can you tell me how many units Mr. Z is holding? 1,20,000 को 100 से डिवाइड करेंगे, करेक्ट है ना? तो कितने यूनिट्स? 1200 यूनिट्स ही इज होल्डिंग। और ये 1200 यूनिट उसने, जो कि रियली 1,20,000 के है कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से। कंपनी अगर डिबेंचर्स का रीपेमेंट करती है एट पार तो कंपनी कितने रुपए वापस देगी? 1,20,000 रुपए वापस देगी।
लेकिन मिस्टर जेड ने ये 1,20,000 रुपयों के डिबेंचर्स कितने में खरीदे हैं मार्केट से? 1,18,000। सर ऐसा कैसा पॉसिबल है? कल डिस्कस किया था हमने, राइट? कोई भी प्राइस पे हम मार्केट से खरीद सकते हैं, जिसकी जरूरत है उसको सस्ते में बेचना पड़ेगा। कंपनी का डिबेंचर फेमस है, कोई भी बेचता नहीं है, तो बायर्स विल बी मोर देन सेलर्स, तो प्रीमियम भी मिल सकता है। क्लियर है क्या दोस्तों? हाँ, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 1,18,000 में जेड ने खरीदा है। क्लियर है क्या दोस्तों? अब आप मुझे बताइए, जेड के बुक्स में पहले से इन्वेस्टमेंट है, अभी ये खरीदा नहीं है। दिस इज अ ओपनिंग बैलेंस माय फ्रेंड्स, ये पहले से है, मतलब कब खरीदे होंगे ये? सर हम कैसे बता सकते हैं? पिछले साल तो खरीदे होंगे, नहीं तो उसके पिछले साल खरीदे होंगे, नहीं तो उसके पिछले साल खरीदे होंगे। समझ में आ रही है क्या बात? दिस इज अ ओपनिंग बैलेंस, मतलब इसके ऊपर ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस कुछ हो चुके होंगे, इंटरेस्ट वगैरह इसके पहले जेड को मिला होगा। बोलो हाँ या ना? पिछले क्वेश्चन में क्या था? पहली बार हम खरीद रहे थे, अभी अपने पास ऑलरेडी 1200 यूनिट ऑलरेडी है, हम जेड है मान लो, तो हमारे पास ऑलरेडी 1200 यूनिट है, जो कितने में खरीदे थे? 1,18,000 में, यानी पहले से हमारे पास कुछ यूनिट्स है इस सिक्योरिटी के। चलो आगे बढ़ो। 1 March 2021 purchase 200 units ex interest at ₹98. ओके, तो 1 मार्च को आपने इसी सिक्योरिटी के और 200 यूनिट खरीदे, कितने रुपए में? 98 रुपीज में। अब ये 98 क्या है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट अगर कुछ है तो एडिशनल लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, वो आप देख लोगे। चलो आगे। 1/7/2021 sold 500 units ex interest out of original holding at ₹100. ओके, तो 1 जुलाई को आपने 500 यूनिट बेचे, ओके, एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे बेचे, कितने रुपए में? 100 रुपए में, करेक्ट है कि नहीं? सोल्ड 500 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग एट ₹100, तो 100 रुपीज इज व्हाट? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। एग्री? मतलब इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट आपको एडिशनल करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ये जो 100 यूनिट्स, सॉरी 500 यूनिट बेचे हैं, वो कौन से लॉट से बेचे हैं? आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग, मतलब हमारे पास ओरिजिनल जो 1200 यूनिट थे, क्योंकि देखो दोस्तों पहले जो 1200 यूनिट है वो आपने 1,18,000 में खरीदे हैं। जरा देखो एक यूनिट कितने में पड़ा था आपको? 1,18,000 डिवाइडेड बाय 1200, तो आपको एक यूनिट पहले 98.33 का पड़ा था, बराबर है कि नहीं? और अब जो नया यूनिट आपने 200 खरीदा है वो 98 में खरीदा है। तो क्वेश्चन में क्लियर कट बताया हुआ है कि आपने जो यूनिट्स बेचे वो ओपनिंग लॉट से है, अभी बेचोगे तो आपको नफा नुकसान होगा, तो नफा नुकसान निकालते समय हमें कॉस्ट लेना पड़ता है। तो कॉस्ट मैं एवरेज ले लूं या फीफो मेथड से ले लूं या लिफो मेथड से ले लूं, दैट इज द क्वेश्चन। समझ में आ रही है क्या बात? मैं कौन से लॉट से बेचूंगा उस लॉट का ही कॉस्ट लूंगा ना। अभी मैंने ओरिजिनल लॉट से बेचा है तो मैं यहाँ पे 500 यूनिट की कॉस्ट कितनी कैलकुलेट करूंगा? मैं 2 मिनट में बता सकता हूं। इंटू 500 करो, 98.33 इंटू 500, तो 49,166 कॉस्ट के यूनिट बेच दिए मैंने। कितने में बेचे? 500 इंटू 100 यानी 50,000 में बेचे। बोलो हाँ या ना? प्लस इंटरेस्ट एडिशनल दूंगा मैं, बट लेकिन इन्वेस्टमेंट का कितना मिला मुझे? 50,000 मिल गया। बोलो हाँ या ना? इंटरेस्ट का एडिशनल पैसा मिलेगा मुझे, बट वो इंटरेस्ट है, 50,000 इन्वेस्टमेंट का मिला, तो 49,166 की चीज आप 50 में बेच रहे हो, मतलब आपको फायदा हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? हमारे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन पे ये 200 यूनिट का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने ये यूनिट्स कहां से बेचे हैं? आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग। पिछले जन्म में अगर कुछ पुण्य के काम किए हैं तो इंस्टीट्यूट ऐसा सामने से आके बताएगा, बट सर हमें लगता नहीं है कि हमने कुछ पुण्य के काम किए हैं, क्योंकि हर वक्त स्ट्रगल हमारी ही लाइफ में होता है, आपकी नहीं, सबके लाइफ में होता है, तो सब पापी है। एनीवे, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर ये लाइन यहां पे नहीं होता तो आपको एजम्पशन करना पड़ता कि कौन से लॉट से बेचा है। तो जो बच्चा फीफो मेथड एज्यूम करता, फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा वो पहले बेचा, तो वो आप अभी जो बताया वही कैलकुलेशन करता। कोई कोई बच्चा होता जो बोलता कि मैंने पहले ये 200 यूनिट बेचे लास्ट इन फर्स्ट आउट, और उसके बाद 300 यूनिट पहले लॉट से बेचे, तो दैट वुड बी अ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, क्योंकि कॉस्ट आपको 2 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा।
200 यूनिट का 98 रुपीज से कॉस्ट लेना पड़ेगा और 300 यूनिट का 98.33 के हिसाब से कॉस्ट लेना पड़ेगा, जिसमें आपका काम बढ़ेगा। नहीं तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करते हैं। 1,18,000 और ये नए यूनिट खरीदने का कॉस्ट दोनों ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी करेंगे, एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहां पे आपको ऑप्शंस है, समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन साइलेंट होता तो आपको आपका ना एजम्पशन लिखना पड़ता, आगे जाके कहीं ना कहीं क्वेश्चन साइलेंट होगा भी, तो हमें वहां पे एजम्पशन लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ही आपको क्या बोल रहा है, फीफो मेथड ही यूज करो, हमने ओरिजिनल लॉट से ही बेचा है। आई होप आपको समझ में आया। चलो आगे बढ़ो। 1 October 2021 purchased 150 units at rupees 98 कम इंटरेस्ट। ओके 1 अक्टूबर को 150 यूनिट खरीदे, ₹98 कम इंटरेस्ट टर्म है। आगे बढ़ते हैं। 1 November 2021 sold 300 units ex interest at rupees 99 out of original holdings. अगेन सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। Interest dates are 30th September and 31st March. Mr. Z closes his books every 31st December. Show the investment account as it would appear in his books. Mr. Z follows FIFO method. ये बताने की जरूरत नहीं थी, वो पहले से हमें समझ में आ चुका है। इज इट राइट और नॉट? मिस्टर जेड फॉलोज फीफो मेथड, ये हमें पहले से समझ में आ चुका है। जेड का अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है? 31 दिसंबर को, यानी जनवरी टू दिसंबर अकाउंटिंग ईयर है इसका, बराबर है। एंड कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कब करती है? 30th सितंबर एंड 31st मार्च। क्लियर है क्या दोस्तों? फाइन। अब एकदम दिमाग ठंडा करना है। ओके ये स्केल मैंने बनाया है, ओके अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा 1 जनवरी, सुनो सुनो आपके लिए हो रही है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी मैं क्या बता रहा था, तो मैंने एक स्केल ड्रॉ किया है। ओके हमारा क्वेश्चन शुरू कब से होगा? 1 जनवरी 2021, बराबर है ना? 1 जनवरी 2021 में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 1200 यूनिट का, करेक्ट है क्या? अब मुझे बस एक एक करके आप इवेंट्स बताओगे प्लीज, मतलब पहला इवेंट कौन सा रिकॉर्ड करोगे, सेकेंड इवेंट। 2 मिनट लेते हैं क्वेश्चन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग एंट्रीज करना अभी आपके लिए मुश्किल काम नहीं है, सोचना कैसे है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूं यहां पे। तो 1 जनवरी के बाद अगला ट्रांजैक्शन डायरेक्टली कब होगा? इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स ध्यान में रखो, 30th सितंबर एंड 31st मार्च। 1 जनवरी के दिन हमें ओपनिंग बैलेंस रिलेटेड मैटर रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद डायरेक्टली 1 मार्च को परचेस है, फिर उसके बाद 31 मार्च को क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव होगा, करेक्ट है कि नहीं? देन 1 जुलाई को वापस से सेल है, फिर 1 अक्टूबर के पहले 30 सितंबर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, करेक्ट है कि नहीं? देन उसके बाद 1 अक्टूबर को हम वापस से परचेस करेंगे, फिर अगला ट्रांजैक्शन होगा 1 नवंबर को सेल करेंगे, एंड फिर 31 दिसंबर को इंटरेस्ट एक्रूड रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एंड फिर 31 दिसंबर को सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी करना पड़ेगा। यानी कितने एडजस्टमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ रहा है क्या? तो एक अगर 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां पे 9 मार्क से देखो एक एक एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट किया तो मिलेगा, ठीक है? चलो शैल वी स्टार्ट? फाइन। तो राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड,
In the books of Mr. Z, investment account. ब्रैकेट में लिखेंगे 9%, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स. इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स. September एंड 31 मार्च. करेक्ट है क्या? चलो अब ये फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे. डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट कॉलम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट. डेट, particulars, number of securities, interest, investment account. ड्रॉ कर लो. ओके, यू जस्ट ड्रॉ इट एंड टेक 5 मिनट्स ब्रेक. यहाँ पे ही बैठना. बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे. एक 5 मिनट रुकते हैं, इनका हो जाने दो. आवाज़ बहुत आ रही है. 5 मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं. चलेगा? आप बातें करो, सुन लो, कुछ ज्ञान बांट रहे हैं. 5 मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं. ओके? नहीं तो अपना ध्यान नहीं होगा फिर.
हो गया? अरे क्वेश्चन दिखाई नहीं क्या मैंने? आप आगे कहाँ पे जा रहे हो मुझे छोड़ के? एक साथ सॉल्व करेंगे ना? यस, चलो शैल वी कंटिन्यू नाउ? हाँ। तो एज पर अवर स्केल पहले हमें क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस लिखना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, तारीख लिखेंगे 1 जनवरी 21, या फिर ऐसा कर दो बेस्ट वे, यहाँ पे पहले ही लाइन पे 2021 लिख दो, उसके बाद ईयर नहीं लिखेंगे। जनवरी 1 क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मेनी यूनिट्स? 1200 यूनिट्स। 1200 यूनिट्स। कॉस्ट कितना है? 1,18,000। करेक्ट है दोस्तों? क्या इंटरेस्ट कॉलम में कुछ आना चाहिए? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। अभी आप 1 जनवरी पे हो, पीछे देखो, पीछे देखा सब लोगों ने पीछे? अरे देखो ना एक बार। पीछे इन द सेंस पिछला डेट देखो। 1 जनवरी के पहले आपको इंटरेस्ट कब मिला है? 30 सितंबर 2020 को मिला था। उसके बाद अक्टूबर महीने का इंटरेस्ट एक्रू हुआ, नवंबर महीने का इंटरेस्ट एक्रू हुआ, दिसंबर महीने का इंटरेस्ट भी एक्रू हुआ, 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हुआ था। पिछला अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हुआ? 31 दिसंबर 20 को। क्या आपने इन 3 महीनों का, अक्टूबर 20 का, नवंबर 20 का, दिसंबर 20 का, 3 महीने का इंटरेस्ट आपने पिछले अकाउंटिंग ईयर में इनकम दिखाया होगा? ऑब्वियसली यस। हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक्रूअल के फॉलो करते हैं और अकाउंट्स बनाते हैं। तो हमने पिछले साल के एंड में 31 दिसंबर 2020 को क्या एंट्री मारी होगी? इनकम दिखाना था, मिला नहीं था। मिलेगा कब? इस अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा, वो भी मार्च महीने में, 31 मार्च को। वो 3 महीने का और अगले 3 महीने का, ऐसा 6 महीने का इंटरेस्ट हमें 31 मार्च को मिलेगा। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो 3 महीने का इंटरेस्ट हमें नहीं मिला था पिछले 3 महीने का, बट पिछले 3 महीने का इंटरेस्ट हमने 31 दिसंबर को ही इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था। कौन सा अकाउंट डेबिट किया था? इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किया था। इसको एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं। पिछले साल रिकॉर्ड किया था एक्रूअल कंसेप्ट के अनुसार। कल हमने इसकी चर्चा की थी, इफ यू रिमेंबर। ओके, तो दोस्तों पहले हमें 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। करेक्ट है कि नहीं? कितना आएगा और उसका अकाउंटिंग कैसे हुआ था वो देखेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1 पहले लिखेंगे, इंटरेस्ट accrued but not received। interest accrued but not received on 31st December 2020। number of debentures held on 31st December 2020। बताइए, 1200 यूनिट्स ही थे हमारे पास। 1 जनवरी को अगर 1200 यूनिट है तो 31 दिसंबर को कितने होंगे? 1200 क्लोज करते समय। इज इट राइट? इंटरेस्ट एक्रूड फ्रॉम, कहां से कहां तक का इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है? पीरियड बताओगे? सितंबर तक का पे कर दिया था कंपनी ने, तो 1 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020, दैट इज 3 मंथ्स। बोलो बच्चों। देयरफॉर इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू, बोलो क्या करोगे? 1200 यूनिट इंटू फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%, इंटू कितने महीनों का इंटरेस्ट निकालना है? 3/12। तो दोस्तों यहां पे अमाउंट आता है 2000
700। सब लोगों को समझ में आया? ये 2700 रुपयों का इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। रिसीव कब होगा आपके बैंक में, जमा कब होगा? 31 मार्च को ये 2700। एंड अगर यही इन्वेस्टमेंट की क्वांटिटी रहती है तो अगला 2700 अगले 3 महीने का, यानी जनवरी, फरवरी एंड मार्च का। ये 6 महीने का इंटरेस्ट हमें मार्च 31 को बैंक में मिलेगा। तो आपका गधा कैशियर क्या एंट्री मारेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेगा। इस एंटिसिपेशन में हमें आज ही इस चीज को संभालना है। तो क्या एंट्री मारेंगे हम लोग? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करके रखेंगे, सो दैट वो जब इंटरेस्ट को क्रेडिट करे तो वो रॉन्ग इफेक्ट इस करेक्शन के साथ नलीफाई हो जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो मैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करना चाहता हूं, टू इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट लिख सकता हूं मैं अगर चाहता हूं तो, बट आईसीएआई क्या करता है, इसको यहीं पे इंटरेस्ट अकाउंट में 2700 लिखता है। इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हिसाब से इंटरेस्ट अकाउंट में बैलेंस नहीं आनी चाहिए। इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, हाउ कैन यू कीप बैलेंस इन दैट अकाउंट? यू शुड ओपन वन पर्सनल अकाउंट फॉर इट, दैट इज इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, दैट इज अ राइट ट्रीटमेंट। बट कुछ नहीं यार, अभी आप मैच्योर्ड हो गए हो, अभी आपको समझ में आ रहा है, इज इट राइट और नॉट? तो मैंने इंटरेस्ट रिसीवेबल यहाँ पे लिखा क्या, और यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में 2700 लिखा क्या? इंटरेस्ट डेबिट होना जरूरी था ना? यस। अब अपने कैशियर ने अगर पूरा का पूरा इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया तो उसमें से अपने आप 2700 माइनस होके बचा हुआ अमाउंट कहां पे जाएगा? पी एंड एल में चला जाएगा। अब दोस्तों देखो, अभी एक ही इतने ही इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, तो आप आराम से कैलकुलेशन कर पाते। 5400 मिलता, 2700 आपको इस साल में दिखाना है और 2700 पिछले साल का ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बोलो हाँ या ना? ऐसा हम आराम से डिस्कस कर सकते थे यहाँ पे। बट अभी क्या होने वाला है देखो ना, अभी आप अगला परचेस 1 मार्च को करोगे, इसके यूनिट्स के ऊपर भी आपको पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें से आपका 1 महीने का ही है। तो बाद में इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने शुरू हो जाते हैं एंड डिवीजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं, मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हम पहले से ये ट्रीटमेंट्स फॉलो करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। जो पिछले साल का इंटरेस्ट है, जो ऑलरेडी इंटरेस्ट रिसीवेबल में बैलेंस है, वो हमने निकाल के कौन से अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया? इंटरेस्ट अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। एंट्री को पढ़ते समय आप ऐसा ही पढ़ो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, लेकिन लिखते समय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में ही लिखना। ओके, चलो आगे बढ़ू। आई होप आपको यह समझ में आया। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ देखो, सॉरी, पहला ट्रांजैक्शन, ओपनिंग बैलेंसेस आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड। उसके बाद हम क्या करेंगे? दिस इज डन, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। फिर परचेस हुआ 1 मार्च को चलो, जैसे ही परचेस हुआ अकाउंट की तरफ जाना ही मत, डायरेक्टली वर्किंग नोट की तरफ ही जाना है हमें। वर्किंग नोट नंबर 2, क्या इस क्वेश्चन में ब्रोकरेज है? नहीं, ब्रोकरेज नहीं है कहीं पे भी, तो टेंशन नहीं है। ओके, वर्किंग नोट नंबर 2, डिटेल्स ऑफ परचेसेस। ऑन 1/3/2021, करेक्ट है क्या दोस्तों? राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। शैल वी स्टार्ट? क्या टर्म है देखो, 200 यूनिट खरीदे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस 98 है, तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिखूं क्या? टोटल एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा दो, 200 यूनिट इंटू 98 रुपीज। अभी जिन बच्चों ने पहले से ध्यान दिया है उनको अभी दिमाग में क्लियर कट हो चुका है कि 19,600 हमें इन्वेस्टमेंट का देना पड़ेगा, और ये अगर एक्स इंटरेस्ट प्राइस बोल रहा है, इसका मतलब वो हमसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मांग रहा है। तो हम उसको इंटरेस्ट कहां से कहां तक का देंगे? तो इंटरेस्ट एक्रूड ऑन दीज हाउ मेनी यूनिट्स? 200 यूनिट्स, बराबर है ना? इंटरेस्ट एक्रूड फ्रॉम, लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट कौन सा है? 30 सितंबर, तो 1 अक्टूबर 20 से इंटरेस्ट इस सिक्योरिटी पे नहीं मिला है। इन 200 यूनिट पे इंटरेस्ट कब से पेंडिंग है? इन 200 पे क्या, कंपनी के सभी यूनिट्स पे इंटरेस्ट पेंडिंग है। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर को, तो 1 अक्टूबर 20 से 1 मार्च, या फिर मैं 28 फरवरी लिखूं क्या? 28 फरवरी 21,
ये पूरे पीरियड का इंटरेस्ट टेक्निकली किसको मिलना चाहिए? प्रीवियस ओनर को। कितने महीने आते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 5 मंथ्स, दैट इज 5 मंथ्स। यहीं पे कैलकुलेशन दिखाता हूं दोस्तों। 200 यूनिट का ही उसको देना है, पूरे 1400 यूनिट का नहीं देना है, बराबर है ना? 200 यूनिट खरीदते हैं तो 200 यूनिट का इंटरेस्ट उसको दे देंगे, बात खत्म। 200 यूनिट इंटू हाउ मच? 100 रुपीज फेस वैल्यू। कितने में खरीदा है यूनिट हमने? 98 में। तो 98 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% इंटू 5/12, 750 रुपए। तो 750 रुपए इंटरेस्ट के उसके है, उसको दे देंगे, आज ही दे देंगे, खरीदते समय ही। सर किसने बोला है देने के लिए? आप क्यों कर रहे हो ऐसा? एक्स इंटरेस्ट प्राइस कम इंटरेस्ट प्राइस को समझो, फिर आपको समझ में आएगा। कल के लेक्चर में हमने पूरा डिस्कस किया था ये मैटर। किसी को कोई डाउट? पक्का सबको सब समझ में आ रहा है? अभी हाँ हाँ करते हो, बाद में प्रॉब्लम आती है, याद रखना। बिलीव मी, आज तक का एक्सपीरियंस है। बच्चे इसको कैजुअली लेते हैं, फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बोलते हैं। एक तो पहली चीज, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा बोलना ही पाप है। ये सब क्लास करके आप घर जाके इसको वापस से सॉल्व करते हो, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। फिर 2 महीने बाद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप डर रहे हो। डरना नहीं है जिंदगी में कभी भी। जिंदगी में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। हम डिसाइड करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, ओके, यू कैन डू इट। आप लोग कुछ भी कर सकते हो, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। फाइन, आगे बढ़ते हैं। टोटल अमाउंट पेएबल, या फिर टोटल अमाउंट लिख दो, दैट्स इट। इतना अमाउंट आपको पे करना है। ब्रोकरेज नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर वो होता तो एडिशनल पे करता, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाता। 20,350, इज इट राइट? चलो, जर्नल एंट्री लिखने की जरूरत है क्या? मैं बोलता हूं इनिशियली लिखो, जेमू लिखना। लेकिन जेमू का अर्थ क्या है? जर्नल एंट्री फॉर माय अंडरस्टैंडिंग। बोलो क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से? एक्स इंटरेस्ट प्राइस से। इंटरेस्ट का पैसा जो पे किया वो इंटरेस्ट अकाउंट को ही डेबिट होगा, 750। टू बैंक 20,350। इनिशियली शुरुआत में एंट्रीज लिखो, ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपके लिए बेटर होगा। ये एग्जाम में नहीं लिखना है। चलो अब इस एंट्री का पोस्टिंग करते हैं। यहां पे तारीख मार्च 1, टू बैंक अकाउंट, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज 200। इंटरेस्ट कितने से डेबिट हुआ है? 750 रुपीज से। एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 19,600 से। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया? नेक्स्ट, बात खत्म। अब अगला इवेंट कौन सा है? 1 मार्च के बाद आएगा 31 मार्च, इंटरेस्ट मिलेगा। अभी आपके पास 31 मार्च के दिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन के वक्त सबसे पहला काम क्या करना है? नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं उस इंटरेस्ट पेमेंट डेट पे, वो देखना जरूरी है। करेक्ट है कि नहीं? हमारे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है? पहले 1200 और ये 200। सभी के सभी यूनिट्स पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं? हाँ, तो 1400 यूनिट्स पे इंटरेस्ट मिलेगा, याद रखना। तो वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 31st मार्च 2021। एग्री? पहला काम आपको क्या करना है? नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड ऑन दिस डेट, दिस मतलब 31 मार्च। 1200 पहले से थे, 200 यूनिट नए खरीद लिए, 1400 यूनिट से आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट डेट पे। कंपनी प्रिंट आउट निकालेगी, आपके नाम के सामने कितने यूनिट दिखेंगे? 1400। तो आपका इंटरेस्ट कंपनी कैलकुलेट करेगी और आपके बैंक खाते में जमा कर देगी, पूरे के पूरे 6 महीने का। इज इट राइट? इंटरेस्ट फ्रॉम
बोलो कहाँ से कहाँ तक का इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी? 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021, दैट इज 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन एकदम आसान है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स? 1400 यूनिट्स इंटू 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू इंटू 9% का इंटरेस्ट रेट इंटू 6/12। तो इंटरेस्ट की अमाउंट आती है ₹6300 और इसकी जेमू क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट होगा पक्का, बराबर 50% काम करना सीख गए हो आप लोग। 2, अभी इसमें से पार्शियल इंटरेस्ट कितना इस अकाउंटिंग ईयर का है, पिछले अकाउंटिंग ईयर का कितना है, ये नहीं देखना है, क्योंकि ये 1200 यूनिट पे आपको अक्टूबर से मार्च तक का इंटरेस्ट मिला है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक का पिछले साल का है, वो इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करना है, एंड ऊपर का जो 3 महीने का है वो इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करना है। इज इट राइट और नॉट? बट हमारे कैशियर ने ये गलती करनी है ऐसा मान के हम लोगों ने ऑलरेडी रेक्टिफिकेशन कर दिया है, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिंदास ये इंटरेस्ट हम इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। करेक्ट है क्या दोस्तों? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 6300। तो दोस्तों यहाँ पे 2021 मार्च 31 बाय बैंक अकाउंट, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज डैश करना है, इंटरेस्ट कॉलम 6300, इन्वेस्टमेंट कॉलम डैश। इज इट इजी? फाइन। अब दोस्तों ये 6300 अभी जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सब समझ में आया क्या? देखो ठीक है, एक्चुअली कुछ जरूरत नहीं है इसकी, बट फिर भी 1-2 मिनट दे दो मुझे। ये 6300 का इंटरेस्ट, इसको मैं जरा ब्रेक करता हूं, जरा ध्यान से देखो। हाँ बच्चों, इसमें से 1200 यूनिट का जो इंटरेस्ट है वो हमें ही मिलना चाहिए था, एंड 200 यूनिट का इंटरेस्ट हमें कितने महीने का मिलना चाहिए था? 1 महीने का हमारा है, एंड 1200 यूनिट पे पूरे 6 महीने का हमारा है। लेकिन इस 1200 यूनिट में से, मतलब 1200 यूनिट पे कितना इंटरेस्ट आता है जरा देखो, फटाफट कैलकुलेट करो। 1200 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 6/12, तो 5400 हमारा ही है, एंड 200 पे 6 महीने का कितना आता है देखो, 6300 माइनस 5400 कर दो ना, 900 रुपए आता है। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, इस 900, अभी ये 6 मंथ्स का है, इसमें से हमारा 1 महीने का ही है और 5 महीने का दूसरे का है। 5 महीने का इंटरेस्ट प्रीवियस ओनर का है, एंड 1 महीने का इंटरेस्ट कितना है? हमारा है। तो 900 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 करता हूं, तो 750 रुपए प्रीवियस ओनर के हैं, बराबर है कि नहीं? बचे कितने? 250, सॉरी 150 हमारा है। इज इट राइट? आवर इंटरेस्ट। सबको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमने ये 1 मार्च को खरीदा है ना बेटा, तो 1 मार्च से 31 मार्च यानी 1 महीने का इंटरेस्ट ही आपको मिलना चाहिए इस 200 यूनिट पे, लेकिन मिलते समय 6 महीने का मिलेगा। तो 5 महीने का ऑलरेडी हमने पे कर दिया था, वो ऑलरेडी हमारे अकाउंट के डेबिट साइड में आ बैठा है। इज इट राइट? इस 5400 में से आधा प्रीवियस ईयर का है और आधा करंट ईयर का है। तो हमारे करंट ईयर में अभी तक इंटरेस्ट कितना जाना चाहिए P&L को? 2700, और ये 150, 2850 जाना चाहिए। अभी आप अकाउंट क्लोज करके देख लो, क्लोज मतलब रियल में क्लोज नहीं करना है, कैलकुलेटर पे क्लोज करके देख लो। 6300 में से ये 2700 माइनस 750 कर दो, कितना बचता है? 2850 आता है क्या? मतलब P&L में 2850 ही जाएगा। दिस इज हाउ वी आर डूइंग द अकाउंटिंग। क्लियर है क्या? ये जितना जल्दी आपको समझेगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। एक्रूअल बेसिस पे ही अकाउंटिंग हो रहा है। 6300 अभी मुझे मिला, इसलिए मैं उसको इनकम ट्रीट नहीं कर रहा हूं। उसमें से जितना मेरा इस साल का इनकम है उतना ही मैं P&L को भेज रहा हूं, उसके एडजस्टमेंट में यहाँ पे डेबिट साइड में करता आया हूं। इसलिए परचेस के साथ आपको इंटरेस्ट पे करना है। आर यू गेटिंग इट? अगर मान लो सर क्वेश्चन में कोई टर्म ही नहीं बोला तो हम एक्स इंटरेस्ट मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बराबर है कि नहीं? एंड अगर कम इंटरेस्ट बोला है तो इंटरेस्ट वाला पोर्शन साइड में करके बचा हुआ अमाउंट ही हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। अभी आएगा अगला। चलो
आई होप यहां तक की सारी बातें क्लियर है। फाइन, नेक्स्ट। एंट्री कर दी क्या इंटरेस्ट की? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ? 1 मार्च का रिकॉर्ड हो गया, 31 मार्च का इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो गया, अगला डेट 1 जुलाई होगा ना। सोल्ड 500 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग एट ₹100। ठीक है ना। अभी सेल किया है कितने यूनिट? 500 यूनिट। कितने रुपए में? 100 रुपए के एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे। यानी सिर्फ इन्वेस्टमेंट का प्राइस कितना मिलेगा वो बताया हमें। इंटरेस्ट एडिशनल लेना चाहोगे कि नहीं? क्या 1 जुलाई को कुछ इंटरेस्ट एक्रूड है? पहले वो चेक करो। आपको लास्ट इंटरेस्ट इस ट्रांजैक्शन के पहले कब मिला था? 31 मार्च तक का इंटरेस्ट क्लियर है। तो हमें अप्रैल, मई, जून 3 महीने का इंटरेस्ट और मिलना चाहिए था इस सिक्योरिटी पे 500 यूनिट पे, लेकिन मिलेगा नहीं हमें। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये 500 यूनिट किसी तीसरे पर्सन को बेच दिए है, तो उसको मिलेगा पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट 30 सितंबर को। तो अभी हम बेचते समय ही उसके पास से 3 महीने का हमारा इंटरेस्ट मांगेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि आपका टर्म क्या डिसाइड हुआ है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस 100 रुपए इन्वेस्टमेंट का लेंगे प्लस इंटरेस्ट एडिशनल। तो वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4, डिटेल्स ऑफ sale on 1 July 21. Right hand side 1 column rupees. Shall we start? Total X interest sale price. फटाफट फटाफट कैलकुलेशन दिखाओ। कितने यूनिट्स बेचे? 500 यूनिट्स। कितने रुपए के एक्स इंटरेस्ट प्राइस में? 100 रुपए के एक्स इंटरेस्ट प्राइस में। तो 500 इंटू 100, 50,000 रुपए का सेल प्रोसीड हमें मिलेगा ही मिलेगा। प्लस हम लोग और क्या लेंगे? इंटरेस्ट एक्रूड फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट कौन सा है? 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट एक्रू होना शुरू हो गया। 1 अप्रैल 21 टू 30 जून 21। दैट इज हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। फटाफट फटाफट कैलकुलेशन दिखाना। 500 यूनिट इंटू 100 रुपए इंटू 9% इंटू 3/12। ये 100 रुपए क्या है? फेस वैल्यू है। 500 इंटू 100 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, 1125 रुपीज इंटरेस्ट के हम लोग उसके पास से एक्स्ट्रा लेंगे। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड, दोस्तों टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ आपको? 51,125। उसमें से आपको इन्वेस्टमेंट का कितना रुपए मिला? 50। 1125 किस चीज का है? इंटरेस्ट का। चलो जेमू बताओ, बोलना है फटाफट। भूख लगी है क्या आपको? हाँ क्या बोल रहे हो नलायक को? बताओ फटाफट। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 51,125 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट बेच के मिला 50,000, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया 50,000 से। टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट इज रेवेन्यू इनकम, तो इनकम कितने का है? 1125। चलो इसका पोस्टिंग करते हैं। फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है? अरे फास्ट हो रहा है। इसको फास्ट बोलोगे तो फास्ट को फास्ट क्या बोलोगे? फास्ट को सुपर फास्ट बोलेंगे। चलो हो गया क्या? तो इंटरेस्ट अकाउंट सिंपल है बच्चों। पोस्टिंग क्या बताऊं मैं अभी बार बार आपको? पोस्टिंग समझ में आता है ना सबको? हाँ, तारीख जुलाई 1 ना, बाय बैंक। कितनी क्वांटिटी बेची? 500 यूनिट। इंटरेस्ट अकाउंट 1125, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 50,000। इन्वेस्टमेंट बेच के आपको 50,000 रुपए मिल गए।
सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है 50,000, इंटरेस्ट का कितना पैसा मिला 1125, सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है 50,000, इंटरेस्ट का पैसा कितना मिला 1125, सेल वैल्यू कितनी है, खरीदा कितने में था सर, ये ओरिजिनल लॉट से बेचा है, तो ओरिजिनल लॉट का रेट हमें याद है 98.33, लेकिन हमें कैलकुलेशन में दिखाना है उसका कैलकुलेशन। ओके, तो अभी हमें व्हेनेवर देयर इज सेल देयर इज प्रॉफिट, नहीं तो लॉस। तो हम वर्किंग नोट नंबर 5 बनाएंगे। सर क्या जिंदगी भर वर्किंग नोट ही बनाते बैठना है क्या? यस, वर्किंग नोट नंबर 5। वर्किंग नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसके भी मार्क्स होते हैं स्टेप वाइज मार्किंग में। आईसीए के सभी सॉल्यूशंस देखो, आपको ऐसे वर्किंग नोट दिखेंगे। हाँ, थोड़ा छोटा फॉर्मेट दिखेगा उनका, आपको वो पसंद आता है बाद में तो वो आप उस पर अडॉप्ट कर सकते हो, बट अभी क्या है, मैं आपको फ्यूचर में सेल्फ स्टडी करते हुए देख रहा हूँ, तो आपको दिक्कतें ना आए, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लिख के देता हूँ। ओके सर, ये लिखा तो मार्क कटेंगे क्या? ज़्यादा लिखने से मार्क कटते नहीं है, याद रखना, कम लिखने से कटते हैं। तो हम तो ज़्यादा ही लिख रहे हैं, और वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं तो पेपर कवर ही नहीं हो पाएगा। एक पैटर्न डेवलप कर रहा हूँ मैं आपके दिमाग में। व्हेनेवर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सबसे पहले क्या लिखना है? नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड। पैटर्न डेवलप कर रहा हूँ, थिंकिंग पैटर्न भी आपका उसी हिसाब से होना चाहिए, स्टक नहीं होना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो देखना है हमें उस दिन मेरे पास कितने डिबेंचर्स थे, उतने पे मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल। तो वर्किंग नोट में देखो ना, पैटर्न आपका वैसा ही है। क्लियर है? चलो वर्किंग नोट नंबर 5, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। पता नहीं है ना अभी, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, 2 सेल है, उसमें से पहला सेल कब हुआ था? 1 जुलाई 21। राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। हमेशा सेल प्रॉफिट लॉस निकालना है तो पहले क्या कंपेयर करेंगे हम लोग? सेल वैल्यू लेंगे, कितना है? 50,000 या 51,125, 50,000 सेल वैल्यू है। पॉइंट नंबर बी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमें पता है ये ओरिजिनल लॉट से है, तो देखो कैसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन दिखाता हूं मैं। टोटल मेरे पास ओरिजिनली कितने रुपयों में खरीदे थे? 1,18,000 में 1200 यूनिट खरीदे थे, उसमें से मात्र 500 यूनिट हमने बेचे, तो 500 यूनिट का कॉस्ट मैं ऐसे निकालूंगा। क्या ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई? 1,18,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 1200 यूनिट्स, राउंड मत करो, 98.3333333333 ही रखना है, इनटू 500, तो ये आता है 49,167। अब यहां पे राउंड कर दो, चलेगा। पॉइंट नंबर सी, प्रॉफिट है या लॉस? सोचो जरा, दिमाग पे जोर दो। 49,167 में खरीदे हुए इन्वेस्टमेंट बेचे 50,000 रुपए में, फायदा है या नुकसान? कितने का? 833 प्रॉफिट ऑन सेल। दिमाग फटाफट दौड़ना चाहिए। प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट हुआ मतलब P&L क्रेडिट होना चाहिए, तो डेबिट कौन सा होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सॉरी, इन्वेस्टमेंट क्यों नालायक? प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ? आपके कॉस्ट के सामने 50,000 का सेल वैल्यू आया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर दिखेगा आपके इस दोनों कॉस्ट के टोटल में। चलो ये 19,600 को छोड़ ही दो, 1,18,000 आपके इन्वेस्टमेंट के डेबिट में है कि नहीं? इसमें से सुनो ना, इसमें से 49,000 कितना आया था? वो 167 की इन्वेस्टमेंट आपने बेची कितने में? 50,000 में, यानी 49,167 के डेबिट के सामने 50 का क्रेडिट आया, तो आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डिफरेंस क्रिएट होगा कि नहीं? वही डिफरेंस मैं इस अकाउंट से निकाल के कहां पे भेज रहा हूं? P&L को भेज रहा हूं। तो वो डिफरेंस निकालने के बाद जो बचे हुए इन्वेस्टमेंट है ना, उसका कॉस्ट रह जाता है आपके अकाउंट में। सर क्या बोल रहे हैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटा दिमाग लगाओ ना, मुझे इन्वेस्टमेंट अकाउंट कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, मेंटेन करना है? कैरिंग अमाउंट मुझे मोस्टली इसमें कॉस्ट ही रखनी है। हाँ, सिर्फ बैलेंस शीट डेट पे उल्टा हो सकता है। अभी आप मुझे बताओ, थोड़ा सा साइडलाइन कर रहा हूं ये डिस्कशन, ये इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? बोलना ही भूल गए हम, इसके बारे में सोचना ही भूल गए। कैसे? रेडिली रियलाइजेबल इन कैश है इन्वेस्टमेंट, एंड इंटेंशन कहां पे दिया है क्वेश्चन में? इंटेंशन सर, इंटेंशन देने की क्या जरूरत है? दिख रहा है 2 महीने में खरीद रहा है, 2 महीने में बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है, मतलब क्या?
इसका इंटेंशन क्लियर है, फायदा होते ही है बेचने वाला है। भला कोई लॉन्ग टर्म वाला क्वेश्चन क्यों देगा आपको, सिर्फ परचेसेस ही आएंगे उसमें, सेल आएगा ही नहीं, ना आएगा सेल, ना आएगा प्रॉफिट लॉस का वर्किंग नोट, तो आपका काम कम नहीं होगा, कम हो जाएगा उस केस में। तो वो आपको लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन मोस्टली नहीं देंगे, करंट वाला ही क्वेश्चन देता है, क्योंकि उसी में खरीदना बेचना होता है ना, तभी तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, तभी तो बड़े बड़े वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, तभी तो 10 मार्क मिलेंगे हमें। तो याद रखना, लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन मोस्टली नहीं देंगे वो लोग, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आएगा तो सिर्फ परचेस ही आता जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? एनीवे, तो बस मुझे बताना ये था कि ये करंट इन्वेस्टमेंट है। मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट डेट पे हम कॉस्ट से उसको घटा के फेयर वैल्यू पे ला सकते हैं अगर फेयर वैल्यू नीचे है तो, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे ही रखना है। तो अभी मेरे बुक्स में इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट जो है 1,18,000 का, उसके 1200 यूनिट में से 500 यूनिट का कॉस्ट ऑलरेडी डेबिट साइड में आ चुका है, और वही 500 यूनिट का सेल वैल्यू क्रेडिट साइड में आ चुका है। 49,167 के सामने 49,167 आता ना तो इस अकाउंट में डिफरेंस नहीं आता, बट अभी 49,167 के सामने मैं 50 ले रहा हूं, तो डिफरेंस कितने का है? 833 का। वो मुझे इस अकाउंट से निकाल के कहां पे भेजना पड़ेगा, यानी मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट 833 से ज्यादा क्रेडिट हुआ है। अब मैं वापस से उसको क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, तारीख सेम, जो सेल का ट्रांजैक्शन है वही तारीख लिखना है, जुलाई 1। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज में कुछ मत लिखो, इंटरेस्ट कॉलम में तो लिखने का सवाल ही नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ कौन से कॉलम में? इन्वेस्टमेंट कॉलम में। हाउ मच? 833। एक चीज मैं बताना भूल गया, इतने अच्छे वर्किंग नोट्स बना रहे हो, रेफरेंस कौन लिखेगा? वर्किंग नोट नंबर 5, ये बैंक के डेबिट में वर्किंग नोट नंबर 4 होगा ना, ये 3 है, 3। रेफरेंस लिखो वर्किंग नोट का, अच्छा मतलब रिलेशन लगाओगे तो ज्यादा इंप्रेस कर पाओगे एग्जामिनर को, ठीक है ना? फाइन। परचेस का वर्किंग नोट नंबर 1 था ना, ये नहीं, वर्किंग नोट नंबर 1 यहां पे है, इंटरेस्ट का। फिर ये वर्किंग नोट नंबर 2 है, और ये वर्किंग नोट नंबर 3 है, नहीं 4, जो भी है। जगह जगह पे वर्किंग नोट रेफरेंस लिखेंगे। ओके, चलो हो गया क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस? एक परचेस रिकॉर्ड किया, एक सेल रिकॉर्ड किया। अब अगला ट्रांजैक्शन कौन से तारीख को होगा? 30 सितंबर को। अब मैं डायरेक्टली एंट्री कर सकता हूं क्या यहाँ पे? सितंबर 30 को बाय बैंक इंटरेस्ट मिला। बोलो ना बच्चों, अमाउंट कैसे निकालो? क्या मैं यहीं पे कैलकुलेशन दिखा सकता हूँ? दिमाग मेरा तेज दौड़ना शुरू कर चुका है। अब मुझे 30 सितंबर को पहले देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितने डिबेंचर्स होल्ड किए हुए थे मैंने, बराबर है ना? तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पे मिलेगा। देखो, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज वाला कॉलम, 1200 थे, 200 खरीद लिए, 500 बेच दिए, तो 1400 में से 500 गए, तो 900 यूनिट मेरे पास है। तो कैन आई शो दिस कैलकुलेशन हियर? 900 यूनिट इंटू 100 रुपीज इंटू 9% इंटू 6/12। अब 6/12 क्यों किया सर? बेटा कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, तो कब से पे करेगी? 31 मार्च से 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। समझ में आया क्या? अभी मैं डायरेक्ट वर्किंग नोट के कैलकुलेशन यहां पे भी ऐसे भी लिख सकता हूं। समय बच रहा है तो यहां पे बचा दो, क्योंकि क्या है, हमें पेपर कवर भी तो करना है। हाँ, बट ये लिखना जरूर है, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो सिंपल है, यहां पे आपको गड़बड़ हो रही है लिखने में, जगह कम पड़ रही है, तो बस इतना ही कैलकुलेशन वहां पे लिख दो। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 30 सितंबर इज इक्वल टू 900 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 6/12। समझ में आया क्या? हाँ, तो कितना आता है देखो जरा, 4050। कौन से कॉलम में? इंटरेस्ट कॉलम में। आई होप आपको समझ में आया। चलो आगे बढ़ू क्या? अगला ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर को होगा। अभी आपको इंटरेस्ट कब मिला है? 30 सितंबर पे हो आप लोग, बराबर नेक्स्ट डे पे हमने 150 यूनिट खरीद लिए। अब इंटरेस्ट का कोई मैटर आएगा क्या? नहीं ना, 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट ऑलरेडी प्रीवियस ओनर को मिल चुका होगा, अब 1 अक्टूबर से हमें मिलेगा। तो यहां पे भले ही इन्होंने कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है, इंटरेस्ट कितना कंसिडर करेंगे? यहाँ पे
0, तो यही हमारा क्या बन जाता है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो जैसे ही मैं एक्सपर्ट बनना शुरू करता हूं इस एरिया में, वैसे मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाता है। तो मुझे अभी समझ में आ चुका है बाय द वे कि ये 98 रुपीज ही एक्स इंटरेस्ट प्राइस है और 98 रुपीज ही कम इंटरेस्ट प्राइस है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट डेट के एग्जैक्टली नेक्स्ट डे पे ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अभी ये मैंने आपको बताया, हमें एज ए स्टूडेंट ये एक बार करके देखना है कि सेम आता है कि नहीं आता है। तो राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 6, डिटेल्स ऑफ परचेसेस ऑन, तारीख क्या लिखूं, 1 अक्टूबर 21, राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। क्वेश्चन खत्म करके ब्रेक लेंगे, चलेगा ना। किसी का मेस वगैरह कुछ बंद होता है, खाना खाने को नहीं मिलेगा, ऐसा किसी का नहीं है ना। तो शाला कंटिन्यू, 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद ब्रेक लेते हैं, अगला लेक्चर थोड़ा सा कम हो जाएगा, चलेगा ना। तो लेट्स कंटिन्यू। क्या बोल रहा था मैं, डिटेल्स ऑफ परचेसेस। शैल वी स्टार्ट। पॉइंट नंबर ए, अभी हमें कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है, बराबर है कि नहीं। तो यहां पे लिखते समय लिखेंगे टोटल कम इंटरेस्ट प्राइस। यहां पे कैलकुलेशन दिखा, हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव परचेस्ड, 150 यूनिट्स, एंड कम इंटरेस्ट टर्म के अनुसार 98 रुपीज डिसाइड हुआ है। तो 150 इंटू 98, 14,700। पॉइंट नंबर बी, अब इंटरेस्ट ऐड करूं या लेस करूं, इंटरेस्ट वगैरह सब पकड़ के 14,700 रुपए देने। आर यू गेटिंग इट और नॉट। तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, अभी इसको हटाना पड़ेगा, लेस इंटरेस्ट एक्रूड। कितना है इंटरेस्ट एक्रूड, नील, ब्रैकेट में लिखो एज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 30th सितंबर, नील है नील। तो ये नील करने के बाद एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितनी आएगी, कैलकुलेटर पे करके देख लो, 14,700 माइनस 0 कर दिया। ओके ग्रेट। अब मुझे हमेशा बताओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट एक्स इंटरेस्ट वैल्यू। तो 14,700 मिलेंगे, पूरे के पूरे कौन से अकाउंट को डाल देंगे, सॉरी 14,700 पे करेंगे, पूरे के पूरे कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। बोलो क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तारीख होगी अक्टूबर 1, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में टू बैंक। वर्किंग नोट नंबर 6, नंबर ऑफ यूनिट्स 150, इंटरेस्ट कॉलम डैश, इन्वेस्टमेंट कॉलम 14,700। अपने पास हो गए अभी कितने यूनिट, 900 प्लस 150, 1050 यूनिट्स हो गए, करेक्ट है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 21 को अगला ट्रांजैक्शन है, सेल किया है ना। हाँ, तो वर्किंग नोट नंबर 7, डिटेल्स ऑफ सेल। तारीख कौन सा लिखो, 1/11/21। शैल वी स्टार्ट। राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। पॉइंट नंबर ए, सेल वैल्यू, ब्रैकेट में लिखूंगा एक्स इंटरेस्ट, सेल वैल्यू ब्रैकेट में लिखूंगा एक्स इंटरेस्ट। बोलो कितने यूनिट बेचे, 300 यूनिट बेचे, कितना है एक्स इंटरेस्ट वैल्यू, 98 रुपीज। तो 300 इंटू 98, 29,400 रुपीज आए हमारे पास। पॉइंट नंबर बी, लेस, लेस क्यों कर रहा हूं मैं, ऐड, इंटरेस्ट एडिशनल लेना पड़ेगा ना, ये तो इन्वेस्टमेंट का लूंगा मैं 29,400। अभी लास्ट इंटरेस्ट आपको कब मिला था, 30th सितंबर को, यानी अक्टूबर एंड सॉरी अक्टूबर, एक ही महीने का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए। 99 है क्या, अच्छा सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 300 इंटू 99,
कितने बच्चों ने 29,400 लिखा? एक्सीडेंटली हुआ मेरे से ये गलती, बट आप कितने नालायक हो देखो। अब मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वही लिख रहे हो, दिमाग ही नहीं चलाते हो। आपको भी 99 नहीं दिखा? अच्छा, भरोसा भरोसा मत करना मेरे पे। कभी कभार जानबूझ के भी करता हूं, मैं गलत लिखता हूं, मुझे चोरों को पकड़ना होता है जो कॉपी करने वाले होते हैं। ठीक है, भरोसा बिल्कुल नहीं रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 29,700 सेल वैल्यू लिखा आपने, एड इंटरेस्ट accrued from 1st October 21 to 31st October 21, करेक्ट है क्या? दैट इज 1 मंथ। चलो फटाफट यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा दो। 300 यूनिट इंटू 100 रुपीज इंटू 9% इंटू 3/12 नहीं 1/12, 225। वेरी वेरी गुड। इंटरेस्ट भी लेना है 225 रुपए का। टोटल अमाउंट सेल करके हमें मिल जाएगा 29,925। चलो सेल की एंट्री कर दे मेरे प्यारे मित्रों। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तारीख लिखेंगे सितंबर 30 के बाद, तारीख है नवंबर 1। बाय बैंक, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज 300, इंटरेस्ट 125। अच्छा गुस्सा क्यों करते हो, प्यार से बोलो ना, 225। ऐसे ऐसे बोलते क्या? नेक्स्ट अमाउंट 700। ये क्या है? 225। ये हर बैच में बच्चे ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ बर्ताव? आई डोंट अंडरस्टैंड। गुस्सा ही करते मेरे पे। मेरे सामने नंबर नहीं होते ना, वो वर्किंग नोट स्क्रॉल करके नीचे जाके देखना पड़ता है, इसलिए मैं आपको पूछता हूं। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। सेल हो गया तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा। वर्किंग नोट नंबर 8 कंटिन्यू करें ना या ब्रेक के बाद कंटिन्यू करें? कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। दो चीजें हमें कंपेयर करनी है। सेल वैल्यू हमें कंपेयर करनी है कॉस्ट के साथ। ओरिजिनल लॉट से ही बेचा है, बराबर है ना? सेल वैल्यू है कितनी? 29,700। जिन बच्चों ने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया है उन बच्चों को मैं ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूं। सेल करने के बाद आपको मिले हैं 29,925, बट इसमें से 225 रुपए इंटरेस्ट के है। तो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट मिला है ना वो ही आपको यहां पे लेना है। ऑब्जर्व किया? ओके गुड। पॉइंट नंबर बी, जब आप सेल्फ सॉल्व करोगे ना, सेल्फ स्टडी करते समय, तब आप ये अमाउंट लोगे। लिख लेना मेरी बात को, ठीक है? हाँ, 29,700 लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रुको मैं अच्छे से कैलकुलेशन करूंगा। एक ओरिजिनल लॉट से मतलब 1,12,000 रुपए वाली बात है, सॉरी 1,18,000 वाली। 1,18,000 में मैंने कितने यूनिट खरीदे थे? मैंने 1200 यूनिट खरीदे थे, जिसमें से मैं अभी कितने बेच रहा हूं? 300 यूनिट बेच रहा हूं। तो 1,18,000 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 300, 29,500 आता है। करेक्ट है क्या? सर लेकिन इस 1200 में से 500 ऑलरेडी बेचे थे, उससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कैलकुलेशन पर यूनिट यहां पे, ये जो है ना 1,18,000 डिवाइडेड बाय 1200, ये मुझे क्या देगा? पर यूनिट रेट देगा।
और उसमें से मैं 300 यूनिट का भाव निकाल रहा हूं, दैट्स इट, सिंपल मैथमेटिक्स। हाँ जी बताइए, प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट कितने का? 200 का। प्रॉफिट है मतलब पी एंड एल क्रेडिट होगा, डेबिट कौन सा होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बोलो क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर चलो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तारीख क्या होगी? नवंबर 1। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कॉलम डैश, इंटरेस्ट कॉलम डैश, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 500 ना, 200 रुपये, ओके। वर्किंग नोट नंबर वॉटेवर जो है वो लिखना। हो गया? सभी बच्चे मेरे साथ हो? ओके गुड। अब अगला ट्रांजैक्शन कब होगा? या खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ। 31 दिसंबर आया तो आपको सबसे पहले एक्रूड इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन वो हम क्लोजिंग बैलेंस के साथ लिखेंगे। अब इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है हमें बैलेंस शीट डेट पे। आपकी इन्वेस्टमेंट कौन सी है? करंट इन्वेस्टमेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट डेट पे क्या करना पड़ता है? सबसिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन का रूल क्या है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू। क्या आपके पास 31 दिसंबर की मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है? आंसर इज नो। फिर भी हम अच्छे से ये वर्किंग नोट लिखेंगे और हम उनको बताएंगे कि ये सारी चीजें हमें पता है, आप नालायकों, आप लोगों ने ही ये इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए हमें ये इस प्रकार से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इज इट राइट? ये दिखाना है आपको, ओके। तो लिखेंगे लास्ट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 9। वर्किंग नोट नंबर 9, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन बैलेंस शीट डेट, या फिर सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑन बैलेंस शीट डेट। सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन लिखो। वर्किंग नोट नंबर 9, सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑन बैलेंस शीट डेट। रूल क्या है? पहले रूल लिखता हूं यहां पे। कॉस्ट और फेयर वैल्यू, कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट निकालना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? कॉस्ट। अभी कॉस्ट में क्या है, मेरे पास 3 लॉट है। पहला पुराना वाला 1200 यूनिट था, उसमें से मैंने कितने बेचे? 500 यूनिट बेचे, और उसके बाद 300 बेचे, 800 गए। तो 400 मेरे को पहले लॉट में से है। फिर मैंने और एक लॉट खरीदा, फिर मैंने और एक लॉट खरीदा। तो मैं पहले लॉट को लॉट ए बोलता हूं, ठीक है ना। लॉट रेफरेंस, एक मिनट, लॉट रेफरेंस, उसकी क्वांटिटी एंड उसका कॉस्ट, ऐसा एक टेबल बनाते हैं मस्त, बराबर है ना बच्चों? हाँ, तो लॉट रेफरेंस ए, कितनी क्वांटिटी बची है हमारे पास? 400 यूनिट बचे हैं। उसका कॉस्ट कैसे निकालता हूँ देखो, मैं 1,18,000 में मैंने कितने यूनिट खरीदे थे? तो मेरे पास अब बचे कितने हैं? 400। तो कितना अमाउंट लिखूँ उसका कॉस्ट में? 39333। कहीं 1-2 रुपए का ऊपर फर्क आता है तो बाद में एडजस्ट कर लेंगे, टेंशन मत लो। राउंडिंग के कारण फर्क आने ही वाला है मेरे हिसाब से। 39,333। बी, लॉट बी, जरा अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाओ और देखो लॉट बी कितने यूनिट का खरीदा हमने? 200 यूनिट का। और कितने में खरीदा? 19,600 में। करेक्ट है क्या बच्चों? 19,600 में। एंड फिर लॉट सी खरीदा हमने 150 यूनिट का। कितने में खरीदा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाके देखो 14,700 में। तो अभी अपने पास टोटल कितने यूनिट है? 400 प्लस 200 प्लस 150, 750 यूनिट है। फीफो मेथड है हमारा। 39,333 प्लस 19,600 प्लस 14,700, 73,633। जो यूनिट बेचे वो मैंने सब के सब कहाँ से माइनस किए हैं? लॉट ए से माइनस किए। मतलब मैंने कौन सा मेथड यूज किया है?
कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए मैं फीफो मेथड यूज कर, समझ में आया दोस्तों? तो कॉस्ट तो मिल गई। हाँ, तो यहां पे अगले लाइन पे लिखेंगे एज फेयर वैल्यू ऑन 31st December is not given in question. As fair value on 31st December is not given in question, we are recording investment at cost. We are recording investment at cost only. ओके, तो चलो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाते हैं। कितना बैलेंस दिखाना है? 73,633। तो हम दिसंबर 31 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, वर्किंग नोट नंबर 9। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ डिवेंचर्स टोटल किया था ना हमने उस वर्किंग नोट में, 750। ओके, एंड अमाउंट इन्वेस्टमेंट कॉलम में लिखूंगा 73,633। बराबर है बच्चों? हाँ जी। अब हमें बस इंटरेस्ट भी एक्रूड निकालना है, तो वर्किंग नोट नंबर 10। इंटरेस्ट एक्रूड but not received. Interest accrued but not received on 31st December 21. On 31st December 21. डायरेक्टली लिखो क्या अभी? 700 एंड कितने यूनिट्स है मेरे पास? 50। 750 यूनिट्स इंटू 100 रुपीज इंटू 9% इंटू 3/12। 3/12 क्यों? अक्टूबर टू दिसंबर। कितना आता है ये? वन 160088। ओके, 1688, नो प्रॉब्लम। तो ये हमें ये एक्चुअली इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। मिला नहीं हमें, फिर भी इनकम दिखाना पड़ेगा, एक्रूअल कंसेप्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए आपका, बराबर है कि नहीं? तो आप ये एंट्री चाहते हो तो ये एंट्री पास कर सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। बट आईसीआई इसको कहां पे दिखाता है? इंटरेस्ट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस ही दिखाता है 1688। तो इनकम दिखा दिया एक प्रकार से। इतना पैसा पी&एल को जाएगा कि नहीं ज्यादा? 1688। ओके, तो इसके लिए वर्किंग नोट नंबर का रेफरेंस लिखना, वर्किंग नोट नंबर 10। चलो फटाक से इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है। पहले कौन सा कॉलम क्लोज करेंगे? हमेशा क्वांटिटी का। क्वांटिटी चेक करो पहले मैच होती है क्या, नहीं तो गड़बड़ है कुछ। वन 1550 एग्री। इंटरेस्ट कॉलम बाद में क्लोज करेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करो। $1,53,333 आ रहा है दोनों साइड का टोटल, मतलब मैच हो गया आपका। टैली होना चाहिए क्योंकि आपने जगह जगह पे जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भेज दिया है, तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे ही दिख रहे हैं लकीली, तो टैली होगा। एंड इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करो अभी। 13,388। कितना फर्क आता है? 9938। ये आपका करंट ईयर का इंटरेस्ट इनकम है, ये जाएगा कहाँ पे? पी&एल अकाउंट को। बैलेंसिंग फिगर है इसलिए इसको स्टार मार्क देना मत भूलिएगा।
तारीख लिखेंगे दिसंबर 31 टू पी एंड एल, इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट से पी एंड एल जाएगा 9938। इज एवरीवन गेटिंग दिस? बच्चों सब लोगों को समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 10 मार्क आपको देके जाते हैं, ठीक है, बट टाइम कंज्यूमिंग भी है। अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसलिए इतना समय लगता है, अब धीरे धीरे जैसे एक्सप्लेनेशंस कम होंगे उतने कम समय में ये हम क्वेश्चंस कवर करते जाएंगे। फिर भी आपको अगर देखा जाए तो कम से कम 25 मिनट तो लगेंगे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप रोज़ घर जाओ, एक रफ बुक बनाओ, रफ बुक में ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करो। जो जो वर्किंग नोट्स मैंने बनाए ना वो सब अपने दिमाग से बनाओ, बिना देखे। देख लेना, अकाउंट्स में आप बहुत अच्छे नंबर्स लाओगे। आप ये प्रैक्टिस फॉलो करो, रोज घर जाके ये सॉल्व करना है। आज जो पढ़ा है वो आज घर जाके करना है, इतना ही डिसिप्लिन हमें रखना है। बाकी कुछ भी मत करो एक्स्ट्रा, कोई भी बुक आपको एक्स्ट्रा रेफर करने की जरूरत नहीं है, नथिंग। यू जस्ट रेफर अवर क्लास नोट्स एंड ये प्रैक्टिस आप लोग रोज लगा लो, रोज घर जाके सॉल्व करना है जो पढ़ाता हूँ। बात खत्म। दिखाता हूँ, एक मिनट। एक इंपॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पे करनी थी। 73,633 के बदले मान लो फेयर वैल्यू अगर 72,000 दिया होता क्वेश्चन में, तो सभी इन्वेस्टमेंट का 750 रुपए का टोटल मार्केट वैल्यू 750 डिबेंचर्स का टोटल मार्केट वैल्यू 72,000 दिया होता तो सर हम यहां पे 72,000 लिखते, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आता? अभी कितना आ रहा है? 73,633 माइनस 72,000, तो ये बैलेंसिंग फिगर यहां पे भी आ जाता 1633। एज पर AS 13 दिस इज लॉस ऑन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, और ये कहां पे जाना चाहिए? पी एंड एल अकाउंट को। मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट टैली कब होगा आपका? अगर आप कॉस्ट पे रिकॉर्डिंग करते हो तो टैली होना ही चाहिए। ये क्लोजिंग बैलेंस अगर आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो तो टैली होना ही चाहिए, बट अगर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो तो टैली नहीं होगा, डिफरेंस आएगा। डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, एंड डिफरेंस में हमेशा क्या आएगा? लॉस ही आएगा। इस साइड में ही डिफरेंस आएगा, क्योंकि अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है तो हम कॉस्ट पे ही दिखाते हैं। कॉस्ट पे दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट टैली हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें इंक्लूडेड है दैट वी हैव रिमूव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट। ये भी सेलिंग प्राइस है, बट इसमें जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट इंक्लूडेड है दैट वी हैव ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल। तो बेटा सेल वैल्यू में से प्रॉफिट गया तो बचा क्या? क्रेडिट साइड में कॉस्ट ही बचा। तो ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, तो बचेगा कॉस्ट ही। आर यू ऑल गेटिंग इट? हाँ, तो कॉस्ट लिखते ही टैली होना ही चाहिए, याद रखना। चेक पॉइंट बता रहा हूं कि आपका अकाउंटिंग बराबर है कि नहीं है। अगर कॉस्ट लिख के बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो समझ लेना आपने कुछ गड़बड़ की है रिकॉर्डिंग में। क्लियर है? हाँ, अभी क्वेश्चन में फेयर वैल्यू नहीं दिया था इसलिए हमने ये कॉस्ट पे ही दिखा दिया है। कितना था? 73,633। और कुछ बताना था मुझे। हाँ, एक काम करो, वर्किंग नोट नंबर 1 को एक हैशटैग लगाओ एंड वर्किंग नोट नंबर 10 को एक हैशटैग लगाओ। चलो चलो जल्दी। अब मार्जिन में जाओ, मार्जिन है ना अपने बुक में, क्वेश्चन नंबर 1 जहां पे लिखा है वहां पे ऊपर मार्जिन है, वहां पे एक नोट लिखो, हैश करो पहले ऐसे, यहां पे आ जाओ, हैश लिखो और फिर नोट लिखो। व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स, इंटरेस्ट पेमेंट डेट is different than accounting year ending date, then only adjustment of interest accrued but not received arise। क्या समझे आप लोग? अगर इंटरेस्ट पेमेंट डेट अकाउंटिंग ईयर एंडिंग डेट के साथ मैच होती है
अभी मान लो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट डेट 31 दिसंबर एंड 30 जून होता, और आपका अकाउंटिंग ईयर एंडिंग कब है? 31 दिसंबर को। तो आपको 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट 750 यूनिट आपके पास पड़े हुए हैं ना, उन 750 यूनिट्स पे 31 दिसंबर का इंटरेस्ट जो आपने निकाला वो आपको मिल जाता ना उसी दिन, तो आपका इंटरेस्ट एक्रूड कितना होता? 0 ही होता। तो आपको वो लास्ट वाली एंट्री जो बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं ना इंटरेस्ट कॉलम में, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये दो डेट मैच हो रहे तो। इस क्वेश्चन में वो दोनों डेट मैच नहीं हो रहा है, इसलिए आपको दो एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं। कुछ नहीं, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं बस, ठीक है ना। ये भी ध्यान होना चाहिए अपना कि इंटरेस्ट पेमेंट डेट अकाउंटिंग ईयर एंडिंग डेट के कंपैरिजन में अलग है, मतलब मेरे को 2 वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा सैड होना है, लेकिन 2 वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनाना है। इज इट राइट? हाँ, वही मान लो क्वेश्चन में दिख गया कि मेरा अकाउंटिंग ईयर एंडिंग डेट भी 31 दिसंबर है और इंटरेस्ट पेमेंट भी 31 दिसंबर को हो रहा है, बात खत्म। आपको एक्रूअल के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 31 दिसंबर के पहले ही आपको सब इंटरेस्ट मिल चुका होगा। क्लियर है? फाइन। जिन लोगों को वापस से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो ये क्वेश्चन का फोटो निकाल लो और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मिलेंगे डायरेक्टली। अभी कितने बजे मिलेंगे? 45 मिनट्स का होता है ना, 13:50 बराबर ना? 2:10 कमी असताना भेटू आपण, ठीक है? चलो आज के लिए नहीं, अभी नहीं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।